लाइव। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं एक शानदार सेशन की। हम राजभाषा आयोग पढ़ेंगे, राजभाषा पढ़ेंगे। ठीक है, राजभाषा जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पूछा जाता है कि केंद्र की कौन सी राजभाषा है, संघ की राजभाषा कौन सी है, कौन से आर्टिकल में है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की भाषा किस में है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है पॉलिटी में, वो होगा राजभाषा। ठीक है, पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम राजभाषा पढ़ने वाले हैं। राजभाषा के बारे में हम डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे कि सर राजभाषा, देखिए राजभाषा के बारे में हम बात कर लेते हैं। राजभाषा जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होगा? तो आप कहेंगे सर राजकाज की भाषा। आप कहेंगे सर राजकाज की भाषा, राजकाज की भाषा, की भाषा। यानी कि हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं राजकाज की भाषा। जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए कि सर लैंग्वेज, लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज जिसे राजकाज की भाषा कह सकते हैं, जब पहले दरबारों में इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, राज दरबारों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था उसे राजभाषा के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? राजभाषा के नाम से जानते थे। क्या ये वाली बातें आपको समझ में आ गई? चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर कि सर राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। कल एक भैया, कल बहन कह रही थी, प्रिया बहन कह रही थी और भी भैया कह रहे थे कि सर अभी तो केंद्र राज्य संबंध बचे हुए हैं और ये टॉपिक भी बचे हैं, वो टॉपिक भी बचे हैं। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल और संविधान संशोधन कराऊंगा। जो टॉपिक हैं, जो मुझे लगता है छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो उनकी क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है, उनके आर्टिकल पढ़ने की ज़रूरत है। तो उन्हें हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल में पढ़ लेंगे। तो कल हम एक बड़ी क्लास करेंगे मॉर्निंग में। मॉर्निंग में है ना, 10 बजे ही हमारी क्लास रहेगी। तो मॉर्निंग में 10 बजे हम क्लास रखेंगे और ये लगभग, और तो कोई क्लास नहीं है ना मॉर्निंग में कल आप लोगों की? बताइए, कल और तो कोई क्लास नहीं है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि कल 2-2.5 घंटे की कल हम क्लास ले लेंगे, जिसमें आपकी इम्पोर्टेंट आर्टिकल और संविधान संशोधन दोनों टॉपिक कल खत्म करेंगे। इसका मतलब पॉलिटी हम कल ही खत्म कर लेंगे। ठीक है, होली से पहले ही हमने खत्म कर लेनी है ये। चलिए, तो हम कहेंगे सर राज दरबार में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आप कहेंगे सर राज दरबारों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। राज दरबारों में, राज दरबारों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आप कहेंगे सर प्रयोग की जाने वाली भाषा, की जाने वाली भाषा। इसे हम क्या कहते हैं? भाषा। इसे हम क्या बोलेंगे? तो आप कहेंगे सर राजभाषा। क्या बोलेंगे जी? राजभाषा। सही है। चलिए हम लोग एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं मैं सतीश। चलिए कि सर ये अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक दी हुई है कि सर इनको भी हम 4 भागों में बांटेंगे कि 343 से 351 तक, इसे हम 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, टेस्ट भी करेंगे हम आज, टेस्ट भी करेंगे हम आज। यहाँ पर हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। एक अनुच्छेद है 343, संघ की राजभाषा। इसे हम हिंदी पढ़ते हैं। अनुच्छेद 343 में लिखा है संघ की राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी। और देव लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। कि सर संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 343 से लेकर 344 तक। 343 से 344 तक संघ की राजभाषा का प्रावधान है। ठीक है, और टोटल अनुच्छेद ये है। यहाँ पर भाग 17 दिया हुआ है। हमने पढ़ा कि सर संघ की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, लिपि कौन सी है? देवनागरी है। यानी कि लिपि कौन सी हो जाएगी? देवनागरी। कि सर मेरे साथ याद करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
गौरव कह रहे हैं नहीं भैया कोई क्लास नहीं, बिल्कुल जरूरी है चीजें, क्योंकि कल हम इसको खत्म करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप होली में भी टेंशन में रहें कि ये वाली क्लास रह गई, वो वाली क्लास रह गई। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। लिपि क्या है? देवनागरी। राजभाषा का मतलब क्या? राजकाज की भाषा, राज दरबारों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। चलिए ये हम पढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातें? मेरी बातें आप लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर, सारी चीज़ों को लेकर, सारी चीज़ों को लेकर आप पढ़ते हुए चलिए, सारे पॉइंट्स आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। ठीक है, अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 344 कहता है राजभाषा आयोग का गठन। लेकिन ये बात आई थी राजभाषा आयोग। देखिए यहां पर बात करेंगे संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद एक राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो अनुच्छेद 344 इस बात की व्यवस्था करता है कि भारत में एक राजभाषा आयोग होगा जो भाषाओं से संबंधित व्यवस्थाएं करेगा। ये भी बात अनुच्छेद 344 में कही गई कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद, संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद राजभाषा आयोग बनेगा। फिर प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। तो पहला राजभाषा आयोग कब बनेगा? संविधान लागू होने के 5 साल बाद, यानी कि 1950 में संविधान लागू हुआ, 1955 में पहला राजभाषा आयोग गठित किया गया। फिर यह कहा गया कि जब पहला राजभाषा आयोग गठित हो जाएगा उसके प्रत्येक 10 साल बाद, यानी कि 1955 में, फिर 1965 में, 1975 में, 1985 में, 95 में, 2005, 2015, 2025 ऐसे ही राजभाषा आयोग का गठन होता रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? विनीत कुमार जी क्वेश्चंस करा देंगे उससे, क्वेश्चंस करा देंगे विनीत कुमार। ठीक है, चलिए हमने यहां पर बात करनी है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद क्या किया गया कि 1955 में राजभाषा आयोग का गठन होगा और प्रत्येक 10 साल बाद गठन होगा। जब पहला राजभाषा आयोग बन जाएगा उसके प्रत्येक 10 साल बाद राजभाषा आयोग का गठन होगा। तो पहला राजभाषा आयोग कब बना था जी? तो आप कहेंगे सर प्रथम राजभाषा आयोग कब बना है? ये आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भैया पहला राजभाषा आयोग कब बनाया गया था। तो पहला राजभाषा आयोग जो बना था वो 1955 में बना था। कब? 1955 में बना था, जिसके अध्यक्ष थे बीजी खैर। इनका पूरा नाम है बाल गंगाधर खैर। क्या नाम है? बाल गंगाधर खैर। तो यहां पर हम बात करेंगे सर बाल गंगाधर खैर कि सर बताइए कि चेयरमैन की बात यहां पर है बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर। तो हम लोगों ने यहां पर पढ़ना है कि बीजी खैर, बाल गंगाधर खैर इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की, जबकि पहला राजभाषा आयोग कब बना था? 1955 में। कब बना था? 1955 में। यहां पर हमने बातें कर ली हैं संघ, बिल्कुल संघ का मतलब होता है देश, संघ का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, संघ का मतलब है केंद्र, यूनियन हमारा भारत। ठीक है, अब ये वाली बातें जिसको समझ में आई हो एक बार थम कर दीजिएगा कि सर अनुच्छेद 343 कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, भारत की राजभाषा हिंदी होगी, भारत की लिपि देवनागरी होगी, संघ की लिपि देवनागरी होगी। बात आएगी अनुच्छेद 344 कहता है कि सर राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन संविधान लागू होने के 5 वर्ष बाद। तो पहला राजभाषा आयोग कब बना होगा? 1955 में। और फिर कहा गया कि जब पहला राजभाषा आयोग बन जाएगा उसके प्रत्येक 10 साल बाद राजभाषा आयोग का गठन होगा। किसका राजभाषा आयोग का गठन हो जाएगा? तो पहला राजभाषा आयोग 1955 में बनाया गया, जिसके अध्यक्ष थे बीजी खैर, जिन्हें बाल गंगाधर खैर कहते हैं। ठीक है, हमने यहां पर बातें कर ली। ठीक है, रिपोर्ट की बात करें तो 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। ठीक है जी, हाँ जी,
शोभित जी ऐसा तो कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा होता तो आपका कमेंट ही नहीं आ रहा होता। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमने ये बातें कर ली। अब आप मुझे बताइए सारी चीजें याद हो गई? बिल्कुल, सबने कहा ओके। अब बात आती है अनुच्छेद 345 की। 345 क्या कहता है? आर्टिकल 345 कहता है कि सर विधानमंडल राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा के रूप में या राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दे सकता है। अनुच्छेद 345 कहता है प्रादेशिक भाषाओं का विवरण। अनुच्छेद 345 से 347 आर्टिकल 345 से लेकर 347 तक किसका है? प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन है। अब बात आती है अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य का विधानमंडल जो है, लेजिस्लेचर जो है, ये क्या कर सकता है? लेजिस्लेचर कैन रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज यूज्ड इन द स्टेट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, कि भैया विधानमंडल राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा को शासकीय भाषा के रूप में मान्यता दे सकता है। किसके रूप में मान्यता दे सकता है? शासकीय भाषा के रूप में मान्यता दे सकता है। चलिए भैया, पहली राजभाषा कौन सी थी? हम जब आजाद हुए, जब हम स्वतंत्र हुए, तो हमारी पहली और एकमात्र राजभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी है। चलिए यहां पर हमने लिख लिया कि सर ये बताइए ये अनुच्छेद 345 कहता है विधानमंडल राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषा को शासकीय भाषा के रूप में मान्यता दे सकता है। लेजिस्लेचर कैन रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज यूज्ड इन द स्टेट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। अब यहां पर बात आती है कि सर अनुच्छेद 346 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 346 कहता है पत्राचार की भाषा। किसकी? पत्राचार की भाषा। अब यहां पर हमने बातें कर ली कि ऑफिशियल लैंग्वेज, आप कहेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। इसका मतलब है कि एक राज्य दूसरे राज्य से किस भाषा में बात करना चाहता है। जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से आप मुझे बताइए भैया। बहुत बढ़िया, शानदार। हम बात कर रहे हैं कि सर जो राजभाषा है, राजभाषा के बारे में हमने पढ़ना है कि भैया राजभाषा के बारे में हम बात करेंगे कि राजभाषा पत्राचार की भाषा कैसी होगी। एक राज्य दूसरे राज्य से किस भाषा में प्रयोग करना चाहता है, उसका प्रावधान आर्टिकल किस में दिया हुआ है? रितिका सिंह जी, धन्यवाद मेरी बहन। सर मैं डेली क्लास नहीं ले पाती हूं, अगर औषधि सीरीज देख लूंगी तो हो जाएगा। देखिए पॉलिटी से तो हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप थ्योरी भी पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, और उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप औषधि सीरीज को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि औषधि सीरीज में रिवीजन करा रहा हूं, चैप्टर वाइज रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, पॉलिटी का चैप्टर वाइज रिवीजन में करा रहा हूं। यदि आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो औषधि सीरीज चल रही है, उसकी पीडीएफ से भी रिवीजन कर लेना, वो भी बेड़ा पार कर देगी आपका। ये वास्तविकता में बता रहा हूं। तो हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 346 में लिखा है कि एक राज्य दूसरे राज्य से किस भाषा में बात करेगा। केंद्र और राज्यों के मध्य जो पत्राचार होगा, जो कम्युनिकेशन होगी, वो किस भाषा में होगी, इसका प्रावधान दिया हुआ है। अब ऐसे मानो जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार आपस में किस भाषा में पत्राचार करना चाहते हैं, मतलब एक दूसरे से जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, जो पत्राचार है, वो कम्युनिकेशन है, वो कैसे करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की भी हिंदी है और बिहार की भी हिंदी है, जो प्रादेशिक भाषा है। भारत में कितने राज्यों की प्रादेशिक भाषा हिंदी है? कमेंट में बताइए जरा। आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, और कौन सा? केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ये सारी बातें आपको याद करनी है। हम बात कर लेते हैं कि सर यहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 348 349 कहता है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 348 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा वह भाषा हिंदी है या इंग्लिश है। आप कहेंगे इंग्लिश है। कि सर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है? आप कहेंगे इंग्लिश है। कौन सी है? इंग्लिश। लेकिन क्या हम इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में जज
अपनी का सुनवाई कर सकते हैं। देखिए मैक्सिमम जो होता है 99% जजेस जो होते हैं वो इंग्लिश में ही कार्यवाही करते हैं, लेकिन पटना हाई कोर्ट एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसने जिसने हिंदी में भी फैसला सुनाया है, हिंदी में भी सुनवाई की है, ठीक है। संस्कृत में भी सुनवाई हुई है। यहां पर हम बात करेंगे, नेहा जायसवाल कह रही है सर जो बिहार में भोजपुरी, नहीं भोजपुरी बिहार की प्रादेशिक भाषा थोड़ी है, बिहार की प्रादेशिक भाषा हिंदी है। उत्तर प्रदेश की प्रादेशिक भाषा पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है। वैसे ही उत्तराखंड की पहली हिंदी है, दूसरी संस्कृत है। चलिए, तो हमने यहां पर हमने बात की कि सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रादेशिक भाषाएं कौन सी होंगी, तो आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा इंग्लिश होगी। कौन सी होगी? इंग्लिश। तो फिर से मैं रिवाइज करा देता हूं, अनुच्छेद 345 में क्या है, 346 में क्या है, ठीक है। हाँ जी, लिख लीजिए ये सारी चीजें, यहां तक लिखिए, थंब करिएगा लिखने के बाद, अगर इतना लिख लिया हो तो आपने। चलिए जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। लास्ट क्लास नहीं है, अभी तो क्लास है भाई, अभी तो कल भी पढ़ेंगे। अगर कल पूरा नहीं होगा तो फिर संडे में भी लगा लेंगे एक क्लास, संडे में नहीं लगाएंगे तो मंडे में लगा लेंगे, मंडे में नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट क्लास में करा लेंगे। वैसे कराएंगे ही, ऐसा थोड़ी कि अगर आज ही करानी होगी या कल ही करानी होगी, ऐसा थोड़ी होगा। अगर मान लो कल नहीं हुई तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आगे बात आती है, देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 351। इसमें लिखा है हिंदी भाषा का विकास। इसमें क्या लिखा है? हिंदी भाषा का विकास। देखिए संसद को यह अधिकार है, राज्य को यह अधिकार है कि वह हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कि संसद हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए, कुछ ऐसे कार्यक्रम करे जिससे हिंदी भाषा का विकास हो। क्या हो जी? हिंदी भाषा का विकास हो। तो अनुच्छेद 351 में लिखा है कि हिंदी भाषा का विकास। कौन से आर्टिकल में? हिंदी भाषा का विकास, अनुच्छेद 351 में। यहां पर हम कुछ इंपोर्टेंट बात कर लेते हैं कि सर अनुच्छेद 120 कहता है संसद की भाषा। किसकी भाषा? संसद की भाषा। अब संसद की भाषा कौन सी होगी? इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश होगी, इंग्लिश प्लस हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को ना तो हिंदी आती है ना तो इंग्लिश आती है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का मतलब क्या है? आप कहेंगे अनुच्छेद 120 कहता है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। देखिए संसद में या तो हिंदी में कार्यवाही होगी या इंग्लिश में कार्यवाही होगी। अब आप कहेंगे यदि कोई सदस्य जो तमिलनाडु का है, ना तो उसे हिंदी आती है ना उसे इंग्लिश आती है, उसे तमिल आती है, तो वो कौन सी भाषा में अपने वक्तव्य देगा? तो आप कहेंगे सर वो अपनी भाषा में वक्तव्य देने के लिए किससे पूछेगा? तो आप कहेंगे सर लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष से, राज्यसभा में है तो राज्यसभा अध्यक्ष से। चलिए जल्दी जल्दी से, बहुत बढ़िया, ये सारी बातें हमने पढ़ ली। अब बात आती है जी 210 विधानमंडल की भाषा। विधानमंडल की भाषा कि सर किस राज्य में कौन सी विधानमंडल की भाषा यूज होती है। जैसे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं, जैसे यूपी है, ठीक है, जैसे बिहार है, ठीक है, जैसे झारखंड है, ठीक है, क्या है? झारखंड। आप कहेंगे सर झारखंड है, ठीक है, उत्तराखंड है, जैसे कि राजस्थान है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, जैसे दिल्ली है, ठीक है, जैसे दिल्ली है। और कोई रहता है? यूपी बिहार, जैसे मध्य प्रदेश है, एमपी है। यूपी बिहार झारखंड उत्तराखंड राजस्थान हिमाचल प्रदेश दिल्ली एमपी हरियाणा, ठीक है, हरियाणा।
तो इन राज्यों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इनके विधानमंडल में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हिंदी का प्रयोग किया जाता है। चलिए, आप कहेंगे किसका प्रयोग किया जाता है जी? हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए तो लिख लीजिए। अब यहां पर जैसे कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 243, ये इंपोर्टेंट दे दी। राज्य वित्त आयोग, ये तो हमने पढ़ लिया था कि इसका गठन कौन करेगा? इसका गठन करेगा राज्यपाल। कौन करेगा जी? राज्यपाल द्वारा इसका गठन किया जाएगा। चलिए मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। अनुच्छेद अनुच्छेद पटना, पटना भैया बिहार की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है जी। चलिए तो ये सारी बातें आपने यहाँ पर लिखी, सारी चीजें आपने यहाँ पर लिख ली। किसी को कोई समस्या वाली बात हो तो प्लीज मुझे बताते हुए चलें, प्लीज मुझे यहाँ पर बताते हुए चलें। चलिए, शानदार, लाजवाब, लिख लीजिए आप लोग। लिख लीजिए सभी चीजें, है ना। यहाँ पर आप लोगों ने ये सारी बातें लिख ली। हिंदी भाषा का विकास कौन से आर्टिकल में है? ये सारी बातें अगर हो गई हो तो प्लीज लिख लीजिएगा। चलिए मैं रितिका जी आज ही बात करता हूँ इकोनॉमी के प्रैक्टिस सेट की। ठीक है, देख लेते हैं उसको कैसे करवाना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाएंगे। हालांकि ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, ये जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं कहाँ, 315 से 323 होगा। ये कितना होगा? 323। चलिए इसको भी हम लोग पढ़ लेंगे कि सर ये 323 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा जी? 323 होगा, 323। चलिए, हमने पढ़ा कि 280 में वित्त आयोग है देश के लिए, वो राज्य के लिए था। इसमें 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग है। कुल शास्त्रीय भाषा कितनी है? 6 तो हो गई ये। तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में। क्या किया है ये? मलयालम किस में भैया? 2013। आप कहेंगे सर मलयालम किस में होगी? तो आप यहाँ पर मुझे बताइए कि सर यहाँ पर आप मुझे बताएंगे कि भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं। तो आप कहेंगे सर 2013। किस में? 2013, 2013। और ओडिसी 2014 में। ओडिसी कब? 2014 में। लेकिन इसमें 5 राजभाषा और जोड़ दी गई, तो टोटल कितनी हो गई जी? टोटल हो गई 11। टोटल कितनी हो गई? 11। कि सर 5 कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? 2024 में 5 राजभाषाएं और जोड़ी गई थी, जिसमें एक कौन सी होगी? एक होगी भैया आपकी प्राकृत। आप कहेंगे सर प्राकृत, पाली, प्राकृत है, पाली है, असमिया है। आप कहेंगे असमिया, असमिया है, प्राकृत, पाली, असमिया और बंगाली, मराठी, मराठी। ठीक है, ये भैया 5 भाषाएं और जोड़ दी, तो वर्तमान में कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई? 11। अच्छा, शास्त्रीय भाषाएं, क्लासिकल लैंग्वेज किसे कहते हैं? ऐसी भाषाएं, ऐसी भाषाएं जो 1500 से 2000 साल पुरानी हो, 1500 से 2000 साल पुरानी हो, पुरानी हो। इन भाषाओं को हम क्या कहते हैं? पुरानी हो, शास्त्रीय भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? शास्त्रीय भाषा। ठीक है, तो आपने कहा कि सर प्राकृत, पाली, असमिया, बंगाली और मराठी। चलिए ये जल्दी जल्दी से हमने लिखनी है। आर्टिकल याद करने का तरीका है अनुराग जी, ज्यादा से ज्यादा उनको लिख लिख कर याद करो, पढ़ पढ़ कर याद करो, बोल बोल कर याद करो। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे ले लिया और मन मन में को, मैं ये नहीं कह रहा कि तरीका गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि हम जब पढ़ते हैं किसी चीज को, एक तो हम विजुअली देख रहे हैं,
तो वो हमारी मसल्स काम कर रही हैं, आईज काम कर रही हैं। एक हम बोल रहे हैं, हमारा माउथ काम कर रहा है, ठीक है। फिर जब हम बोल रहे हैं तो वो हमारे कानों तक जा रही हैं, ठीक है, तो हमारे कान सुन रहे हैं। तो आंख देख रही है, मुंह बोल रहा है, कान सुन रहे हैं, तीन मसल्स एक साथ काम कर रही हैं। फिर उसी चीज को हम लिख कर याद कर रहे हैं, हमारे हैंड काम कर रहे हैं, माइंड में चल रही है चीजें, हाथ से लिख रहे हैं, सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से जब चार पांच मसल्स एक साथ काम करती हैं तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। सर हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से दिया गया? देखिए हिंदी को राजभाषा जो है दर्जा नहीं दिया गया था, लागू किया गया। ये पूछो कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब से लागू किया गया। मैं कुछ और इसमें बताता हूं, अभी ये तो क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मैं यहां पर बात करूंगा कि देखिए क्या किया गया, क्या किया गया। संविधान सभा, थोड़ा सा यहां पर एक्स्ट्रा बता रहा हूं, तो यहां पर आप लिखिए कि संविधान सभा में, संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ कि किस भाषा को भारत की राजभाषा बनाई जाए, इसको लेकर बहस चली। क्या हुआ? बहस चली। संविधान सभा में चार भाषाओं पर बहस हुई। कितनी भाषाओं पर? चार भाषाओं पर बहस होती है। पर क्या हुई भैया? बहस हुई, डिबेट हुई कि किसको राजभाषा बनाया जाए, डिबेट हुई। कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले थी हिंदी, कि सर हिंदी को बनाया जाए। फिर दूसरे नंबर पे थी संस्कृत, एक थी इंग्लिश, कौन सी? इंग्लिश, और एक थी हिंदुस्तानी। अब आप कहेंगे सर हिंदुस्तानी कौन सी भाषा है? हिंदुस्तानी कौन सी भाषा जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है? हिंदुस्तानी। इन चार भाषाओं में से किसको स्वीकार किया जाए? तो क्या किया गया फाइनली? 14 सितंबर 1949 को, 1949 को मुंशी आयंगर फॉर्मूले के आधार पर, किसके? मुंशी आयंगर फॉर्मूला ने काम किया, आयंगर फॉर्मूला, ठीक है। मुंशी आयंगर फॉर्मूला ये काम करता है, फॉर्मूला के आधार पर, के आधार पर इन्होंने सबको समझाया, आधार पर हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया, हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है कोई भी, राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। आप कहेंगे सर ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में स्वीकार कर लिया, ठीक है। क्या किया? ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा स्वीकार किया गया, ठीक है, राजभाषा को स्वीकार किया गया, ठीक है। हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है, यही कारण है कि 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन अगर पूछ ले 10 जनवरी को, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या यहां पर आप लोग पढ़ लेंगे कि सर विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं? यहां पर ये सारी बातें हमने पढ़ ली। किसी को कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत, मुझे बताइए। यहां तक कोई समस्या वाली बात अगर हो तो प्लीज बता देंगे, ठीक है जी, प्लीज बता देंगे। चलिए अब ये वाली बातें हो गई, ठीक है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भैया 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। अब बात ये आई कि भाई राजभाषा तो हिंदी हो गई, लेकिन उसको लागू नहीं किया गया। लागू करने के लिए क्या किया गया? राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963 आया,
ठीक है, ये कहा गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्षों के बाद हिंदी को शासकीय कार्यों के लिए यूज किया जाएगा, तब तक अंग्रेजी ही काम करेगी, यानी कि 1965 तक अंग्रेजी काम करेगी। तो इसलिए 1963 में राजभाषा अधिनियम आया और ये कहा गया कि भाई अब जो है अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी यूज किया जाएगा। इसमें यह कहा गया कि सर इंग्लिश के साथ अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जाएगा, इंग्लिश के साथ हिंदी का शासकीय कार्यों में ऑफिशियल यूज में कार्यों में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 आया। इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया कि राजभाषा को हिंदी राजभाषा तो है, अंग्रेजी को तभी हटाया जाएगा जब हिंदी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया जाए कि हिंदी को राजभाषा के रूप में वो स्वीकार कर रहे हैं। हालांकि हिंदी राजभाषा तो है, लेकिन प्रशासकीय कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जाए। तो अब हिंदी भाषी जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, है ना, जैसे त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, तो ये तो भैया यूज करेंगे नहीं, ये हिंदी का थोड़ी यूज करते हैं, इंग्लिश को ही प्रेफर करते हैं। जैसे नागालैंड में, मेघालय, मिजोरम में इंग्लिश ही मैक्सिमम बोली जाती है, तो वो हिंदी तो बोलते नहीं है, इंग्लिश ही बोलते हैं। तो वो भैया इसको कैसे हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। तो इसका मतलब है कि अंग्रेजी को अब हटाना नामुमकिन है। चलिए सोनाली जी, धन्यवाद, बहुत बढ़िया, सारी चीजें आपके यहाँ पर हमने समझ ली। अब राजभाषा आयोग की बात हो रही थी कि सर राजभाषा आयोग, हमने पढ़ा था कि सर राजभाषा आयोग जो बनाए गए थे, राजभाषा आयोग में कुल सदस्य कितने होंगे? राजभाषा आयोग में कुल सदस्य, जब राजभाषा आयोग बनाया गया था तब इसमें मूल में तब इसमें कितने थे? तो इसमें 14 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। क्यों? क्योंकि उस समय 14 भाषाओं को मान्यता थी। वर्तमान में 22 सदस्य हैं। कितने? 22 सदस्य हैं। क्यों? हर राजभाषा से एक सदस्य होगा। वर्तमान में राजभाषा कितनी है? 22। वर्तमान में राजभाषाएं कितनी है? 22। पहले कितनी थी? 14। इसलिए पहले 14 थे, वर्तमान में 22 सदस्य हैं। चलिए अब टेस्ट करिए। लिखा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? आप कहेंगे 22 भाषाएं हैं। कितनी? यहां पर आप लिखेंगे 22 लैंग्वेजेस हैं। कितनी? 22। आगे है संविधान की 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये तो हमने राजभाषा के क्वेश्चन थे ना, ये अनुसूची कहां से आ गई? तो हम कहेंगे सर 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को राज्य की दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया? देखिए मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड ने 2010 में संस्कृत को अपनी दूसरी राजभाषा बनाई, जबकि यूपी की 1979 है। आप कहेंगे सर 1989 है। 1989 में उर्दू को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता दी। सेकंड राजभाषा, ठीक है। उत्तराखंड ने संस्कृत को 2010 में अपनी कौन सी राजभाषा बना ली? आप कहेंगे सर यूपी ने, जल्दी से बताइए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। यूपी ने अपनी राजभाषा उर्दू को कब बनाया? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। ये सारी बातें हमने यहां पर पढ़ ली। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हमारे हो गए। नेक्स्ट है, लिखा हुआ है कि कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है।
तो आप कहेंगे सर कौन सी भाषा होगी जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं होगी। देखिए ये भी है, कश्मीरी भी है, गुजराती, राजस्थानी नहीं होगी, राजस्थानी नहीं होगी। ठीक है, आगे चलेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी राजभाषा, कौन से वो लगा दिया आपने, अनुसूचियों की जोड़ दी क्या ये? अच्छा, इसी में ऐड कर रखा है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी राजभाषा 2003 में, कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी। आप कहेंगे कोंकणी, ये तो 1967 में जोड़ी गई थी, 1967 71वां संविधान संशोधन था। आप कहेंगे ये तो 21वां संविधान संशोधन था। ये आप कहेंगे सर 71वां संविधान संशोधन था, ये भी 71वां संविधान संशोधन था। और संथाली ये 92वां संविधान संशोधन था। तो इसमें हमने पढ़ ली संथाली। नेक्स्ट है कि सर संविधान की 8वीं अनुसूची 71वें संविधान संशोधन 1992 में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई थी। प्रांत लिखा है प्रादेश, भारतीय संविधान के अनुसार 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था। प्रथम राजकीय भाषा आयोग, आप कहेंगे सर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन कब बनाया गया था, तो 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में। राजभाषा आयोग कहते हैं इसे, राजभाषा आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है, लिखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा। चलिए ये मैंने नहीं कराया था, मैं बता देता हूं, ये हो जाएगा। यहां पर क्या लिखा है, व्यथा निवारण की व्यवस्था, व्यथा निवारण की भाषा, यानी कि आपकी जो भी समस्याएं हैं, लैंग्वेज फॉर ग्रीवेंस, जो भी समस्याएं हैं आप अपनी भाषा में पत्र लिखकर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सर संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी जोड़ी गई थी, कोंकणी जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है, बताइए। ये वाले प्रश्न तो भैया मुझे लग रहा है पीडीएफ ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हमें ये पढ़ लेने, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कोई समस्या नहीं है कि सर हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना प्रतिशत है। बहुत बढ़िया, आप कहेंगे सर 50, 45, 41 कितना होगा, तो लगभग जो है वो 43% है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहां पर हम बोलेंगे कि सर अगर मैं इसकी बात करता हूं कि सर हिंदी भाषी भारतीयों का, बताइए हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है। 2011 के अनुसार अगर मैं बात करूं तो आप मुझे बताएंगे सर, मैं यहां पर 2011 के अनुसार बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे सर 43, यहां पर आप लिखिएगा सर 43.660%। अगर बात करें तो ये जो है अभी लगभग 57.1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1%। तो ये वाली बातें हमने पढ़नी है। ठीक है, ये वाली बातें हमने पढ़नी है। अब बात आएगी सर इसमें ना तो 35 है, ना तो ये है, ना तो ये है, तो उस समय कितना, 45। ठीक है, उस समय 45 था, तो इसको हमने 45 कर लिया। चलिए बहुत बढ़िया। आगे लिखा हुआ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया दी हुई है, बताइए भैया। अनुच्छेद 345 में, 345 में। तो ये क्वेश्चंस थे, इनको आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, अच्छे से इनको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आप लोगों से कल इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।